नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एक बार फिर से लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चनों का अध्ययन कराया गया था। आज उसके आगे के क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया नामक रोग मानव में होने वाला एक रोग है जो हमारे शरीर के एक अंग को प्रभावित करता है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से अंग को वह प्रभावित करता है, वह कौन सा अंग है जो डिप्थीरिया नामक रोग से प्रभावित होता है। तो हमारा जो है डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला जो हमारा अंग है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए गला। हमारा जो गला है वह डिप्थीरिया नामक रोग से प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानते होंगे पहले से देखा भी होगा कि टेलीविजन, जिसको हम टीवी भी कहते हैं, कि टेलीविजन के आविष्कारक हैं या टेलीविजन की खोज किसने किया था। तो आपको बताना है जेएल बेयर्ड ने किया था, अब्राहम लिंकन ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था या जॉइंट जन ने किया था। तो टेलीविजन के जो आविष्कारक हैं, टीवी की खोजकर्ता जो हैं, वह हमारे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कि के एल बेयर्ड, इन्होंने जो है टीवी की खोज की थी या टीवी के ये आविष्कारक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है। जो हम प्रतिध्वनि सुनते हैं, प्रतिध्वनि क्या होता है, जब कोई आवाज कहीं से बजती है और वह किसी भाग से टकराने के बाद हमें दोबारा से अगर वही आवाज सुनाई देती है तो उसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आपको बताना है कि वह प्रतिध्वनि जो होती है वह किस कारण से हमें सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि अभी आपको बताया गया, किसी जगह से टकरा करके वह ध्वनि वापस हमारे कानों पर पड़ती है तो उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रतिध्वनि है वह परावर्तन के कारण जो है वह हमें दोबारा सुनाई देती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा कि प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण सुनाई देती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारा हमारा है 29 कि कौन से रंग का जो हमारा तरंग दैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। तो कौन से रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे अधिक होता है या सबसे अधिक माना जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बैगनी, नीला, हरा या लाल। तो हमें पता है कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वह लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है लाल, यह आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, तो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 कि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, ये सब, तो जब हमारा जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी और सूर्य के अगर बीच में आ जाता है तब क्या होता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तब क्या होता है। तो आपको पता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोकेगा और इस अवस्था में जो हमारा ग्रहण लगता है वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। या हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सूर्य ग्रहण, इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। इसके साथ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 31 है कि शुष्क सेल उदाहरण है, यानी शुष्क सेल का उदाहरण कौन सा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल के उदाहरण जो है वो प्राथमिक सेल को माना जाता है। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल का उदाहरण कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है कि यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। जो यूरिया होती है हम खेतों में खाद के रूप में उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि वह स्रोत है। उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि वह स्रोत है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। वह हाइड्रोजन का स्रोत है या फिर वह ऑक्सीजन का स्रोत है या फिर वह नाइट्रोजन का स्रोत है या फिर उपर्युक्त सभी, वह सभी का स्रोत है। तो हमारा जो यूरिया होती है
यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन होती है, अर्थात यूरिया जो है वह नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन की मात्रा को खेतों में बढ़ाने के लिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल जो विदेशों से तेल आते हैं वो बैरल में नापे जाते हैं, तो एक बैरल में कितने लीटर तेल आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए है कि एक बैरल में जो 159 लीटर तेल आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है, या कौन सा गैस ऐसा है नीचे दिए गए गैसों में से जो चूने के पानी को दूध के कलर में या दूध जैसे रंग में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नियान, इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो चूने के पानी को दूधिये रंग में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, यह सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह चूने वाले पानी को जो है दूधिये में रंग में परिवर्तित कर देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी मानी जाती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उपयुक्त गैस मानी जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुव पर कौन सी जो धातु है बहुआयत मात्रा में मिलती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में वह पाई जाती है। वह कौन सी गैस है, वह कौन सा जो है धातु है। आपका लोहा, निकेल, तांबा या एल्यूमिनियम, कौन सा ऐसा धातु है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है एल्यूमिनियम, यह पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है या पाया जाता है। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम कि एस्बेस्टस का मानव शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो एस्बेस्टस होता है यह मानव के शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है, वो भी हानिकारक प्रभाव डालता है। तो हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़े पर एस्बेस्टस का जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए है वह सही हो जाएगा। एस्बेस्टस फेफड़ों पर जो है अपना प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वह कौन सी है। तो ऑप्शन ए है स्टेपिज, ऑप्शन बी है फीमर, फेफुल या फिर मेरुदंड। तो हमें पता है स्टेपिज जो है वो हमारे कान में पाई जाने वाली शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, और जो फीमर है जिसको हम जांग की हड्डी या पैरों में पाई जाने वाली हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 39 कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं, या पानी के अंदर जो आवाज को सुनने वाला यंत्र होता है वह क्या कहलाता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो हमारा जो है हाइड्रोफोन, जो ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोफोन के द्वारा जो है हम पानी के अंदर की ध्वनि को जो है आसानी से सुन पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, यानी जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है उसमें ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर का क्या उपयोग होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है तो आपका पहला है कि इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन या फिर कोई नहीं। यानी इसमें बता रहे कि ट्रिगर जो है वह इलेक्ट्रॉन है, ट्रिगर जो है प्रोटॉन होता है, या ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो नाभिकीय विखंडन के समय जो ट्रिगर का कार्य होता है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वही ट्रिगर है। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो हमारा कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन है केचुआ, हमारा दूसरा है कि सर्फ, और हमारा ऑप्शन नंबर सी है हिरन या फिर मेढक। कौन सा ऐसा जीव है जो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है, और दूसरी भाषा में हम उसको किसान का दोस्त भी कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि केचुआ जो है वह किसान का मित्र कहलाता है, और यह मिट्टी की उर्वरता को लगातार बनाए रखता है। क्योंकि जब ये मिट्टी में रहता है तो मिट्टी को चाल करके उसको हवादार बना देता है, भुरभुरा बना देता है, ताकि जो ऑक्सीजन होती है वह मिट्टी के अंदर जड़ों तक पहुंचती है, और पौधों तक सभी प्रकार की गैसें पर्याप्त मात्रा में आसानी से
पहुँचती हैं और ये सब केचुआ के कारण होता है, जिस वजह से मिट्टी के अंदर जो भी खाद, जो ह्यूमस, जो कुछ भी डाला जाता है, वह आसानी से केचुआ उसे पौधों के जड़ों तक पहुँचा देता है। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? जो मानव में पोलियो नामक रोग होता है, वह कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? वह विषाणुओं के द्वारा होता है, या फिर कवक के द्वारा होता है, या फिर जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण पोलियो नामक रोग जो है होता है? तो जो पोलियो रोग है, यह वायरस से संबंधित रोग है, तो वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं, अर्थात पोलियो नामक जो रोग है वह विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? यानी हमारे पेट में कौन सा जो अम्ल है वह उपस्थित होता है, या कौन सा अम्ल जो है वह उपस्थित पाया जाता है? तो हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर एसिटिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट के अंदर सबसे अत्यधिक मात्रा में जो अम्ल पाया जाता है वह अम्ल हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह सही हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन जो होती है उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर एलन मस्क ने, या फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने? किसने जो है इसकी खोज सबसे पहले की थी? तो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडल है वो किस पर आधारित है? या इस समय जो हमारी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में जो आवर्त सारणी बनाया गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वह सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, या फिर परमाणु क्रमांक पर, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर वह आधारित है, या फिर उपर्युक्त सभी पर आधारित है? तो आधुनिक परमाणु जो आवर्त सारणी बनाई गई है जो आधुनिक समय में, वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित बनाई गई है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी गलत होगा। यह ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, परमाणु क्रमांक पर, क्रमांक पर आधारित जो है हमारी आवर्त सारणी को बनाया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया एक प्रकार का रोग है जो आंखों में होने वाला रोग है। तो यह बताया जा रहा है कि यह निकट दृष्टि दोष है, या फिर यह दूर दृष्टि दोष है, या फिर यह जरा दृष्टि दोष है, या फिर यह मोतिया बिंदु को कहा जाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है इसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस दौरान जो उनमें गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वह गैस आपकी ऑक्सीजन होती है। या हमें मालूम है कि पौधे जो होते हैं वह ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो उत्सर्जित होने वाली गैस आपकी ऑक्सीजन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑक्सीजन सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की जो सबसे निम्नतम परत है, सबसे नीचे की परत है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो हमारा जो है वायुमंडल के सबसे नीचे की परत को हम क्षोभमंडल के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, क्षोभमंडल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि सोडियम को जल में डालने पर, अगर सोडियम नामक तत्व को अगर हम जल में डाल देते हैं तो हमारी कौन सी गैस मुक्त होती है, या कौन सी गैस जो है इस क्रिया के द्वारा बनती है? सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस बनती है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सोडियम को जब भी हम जल में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे कि जूल किसकी इकाई है? भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जूल जो है किसकी इकाई है, या निम्नलिखित में चाहे तापमान की, ऊर्जा की, ज्योति तीव्रता की, या फिर बल की
किस पैमाने का मात्रक जो है वह जूल है या किस पैमाने को जूल में मापा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा जूल में मापे जाने वाले भाग की, वह हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा कि जो है ऊर्जा का मात्रक जो है वह जूल होता है। तो इसी के साथ आज प्रश्नों की श्रृंखला बस यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। और हम आपको अगले वीडियो में फिर कल इसी समय पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।